Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So, it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So, let's start with the discussion. Amlesh Kumar versus State of Bihar. It is one of the important cases of 2025 जिसमें कि हम क्या बात करेंगे नार्को एनालिसिस की बात करेंगे कि जो नार्को एनालिसिस होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या भी कोई पर्सन क्या कोई पुलिस ऑफिसर वॉलेंट्रीली लेना चाहिए या फिर वो इनवॉलेंट्री भी लिया जा सकता है क्या यहाँ पे कंसेंट ऑफ द अक्यूज इज रेलिवेंट और नॉट तो ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इसमें जो पुराना केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका उसको भी साइड किया गया सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ 2025 कि अगर हम देखें यहाँ पे बेंच क्या है टू जज बेंच है जिसमें कि जस्टिस संजय करोल वर्स एंड जस्टिस प्रसन्ना बी थे ठीक है नेक्स्ट स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स अगर हम फैक्ट्स डिस्कस करें तो इसमें क्या हुआ है कि अगर See, on 24th August 2022, an FIR was lodged against Amlesh Kumar and his family members at Mihura Police Station, Bihar, during under various IPC sections, including charges related to dowry harassment. कि अगर सपोज हम बात करें तो इसमें क्या हुआ है कि एक हस्बैंड है एक वाइफ है एंड वाइफ हैज बीन मिसिंग फ्रॉम द हस्बैंड्स मैट्रिमोनियल होम और उस केस में जो इनकी सिस्टर है अब वो सिस्टर अक्यूजेशंस लगाती हैं अगेंस्ट द हस्बैंड एंड द फैमिली कि ये जो फैमिली एंड हस्बैंड है उन्होंने यहाँ पे डाउरी हरासमेंट किया था विथ रिस्पेक्ट टू दिस वाइफ एंड फॉर दिस पर्पस ओनली द वाइफ हैज एस्केप द हाउस ठीक है और यहाँ पे जो भी डाउरी लॉस थे डाउरी प्रोविजंस थे वो एप्लीकेबल होने चाहिए तो यहाँ पे कंप्लेन किसने करी है वाइफ की जो सिस्टर है उन्होंने कंप्लेन करी है अगेंस्ट द जो सिस्टर है उनके हस्बैंड एंड उनकी फैमिली के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू डाउरी ठीक है वेरियस सेक्शन इंक्लूडिंग चार्जेस रिलेटेड टू डाउरी हरासमेंट एंड द सस्पेक्टेड डिसअपियरेंस ऑफ अमलेश कुमार्स वाइफ द वाइफ हैज अंडरगोन मिसिंग अंडर सस्पिशन सर्कमस्टांसेस कि यहाँ पे कि जो वाइफ है वो मिसिंग है तो यहाँ पे ये अक्यूजेशन है कि यहाँ पे डाउरी हरासमेंट भी हुआ था और ये जो मिसिंग है ये हो सकता है कि इन्होंने ही उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसके कारण वो जो पर्सन है हो सकता है डेथ हो गई उनकी हो सकता है मर्डर हो गया हो तो उस केस में हमारे ये एक्यूजेशन है under suspicious circumstances, an allegation of dowry related cruelty and physical abuse were made by the complainant, the wife's sister. Next, while the session court denied bail to the Amlesh Kumar. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ठीक है जो सिस्टर है उन्होंने एक्यूजेशन लगाया अगेंस्ट द सिस्टर्स हस्बैंड एंड हिज फैमिली तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हस्बैंड है हस्बैंड एंड फैमिली हैज बीन अरेस्टेड तो हस्बैंड एंड उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया सो द हस्बैंड एंड हिज फैमिली अप्लाइड फॉर अ बेल बिफोर द कोर्ट तो यहाँ पे जो लोअर कोर्ट था उन्होंने इनकी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कि हमने बोला ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन हुई रिजेक्टेड ठीक है सो आफ्टर दिस इट द मैटर ऑफ फॉर बेल एप्लीकेशन वेंट टू बेल एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट ठीक है नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग बेल प्रोसीडिंग्स जब ये बेल एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग्स हो रही थी हाई कोर्ट के सामने जो भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे ये बेल अलाउ नहीं करनी चाहिए बिकॉज वी वांट टू और वी आर गोइंग टू we are going to do narco analysis on the husband and the family members कि यहाँ पे उन्होंने जब सबमिशन हुआ जब बेल एप्लीकेशन लगी उसके रिस्पेक्ट में जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया इसका कि यहाँ पे बेल एप्लीकेशन अलाउ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक नार्को एनालिसिस ऑफ दिस अक्यूज पर्सन ठीक है तो इस केस में हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी क्योंकि ये सबमिशन किया था पुलिस ऑफिसर ने नाउ अगेंस्ट दिस सबमिशन एंड द
रिजेक्शन ऑफ बेल जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मैटर कि क्या ये जो पर्सन थे, यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर ने बोला कि हम लेने वाले हैं अक्यूज और उसकी फैमिली का नार्को एनालिसिस, ठीक है। तो नाउ हियर देयर वाज नो रिटन और नथिंग वाज रिटन इन दिस सबमिशन दैट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज विल बी टेकन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पुलिस ऑफिसर ने डायरेक्टली ये सबमिशन किया कि वो नार्को एनालिसिस ऑफ द अक्यूज एंड हिज फैमिली मेंबर्स वुड बी टेकन। तो यहाँ पे जो कंसेंट ऑफ द अक्यूज की बात थी विद रिस्पेक्ट टू दिस नार्को एनालिसिस वो कोई डिस्कस नहीं हुई थी। So with respect to this, the question before the Supreme Court was whether narco analysis can be conducted without the consent of the accused। तो ये तो सेल्वी वर्सेस स्टेट में भी हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने बोला है, साइड किया था सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और उसी को रीट्रेट करते हुए यहाँ पे उन्होंने कोर्ट ने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। सी द पटना हाई कोर्ट की क्या हुआ, while the session court denied bail to Amlesh Kumar, the Patna High Court during the bail hearing accepted the investigation officer's recommendations to conduct narco analysis test on all accused person including Amlesh Kumar। कि जो बेल एप्लीकेशन हुई थी उसकी प्रोसीडिंग में जब पुलिस ऑफिसर ने बोला कि हमको यहाँ पे जो पर्सन है अक्यूज्ड हैं उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट करना है और इसीलिए आप बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो, तो यहाँ पे कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर लिया था। उसी के रिस्पेक्ट में aggrieved thereof the appellant is before the Supreme Court। The significant ground of challenge taken is that acceptance of such submission by the High Court is in direct contravention of the exposition of law laid down in Selvi versus State of Karnataka in 2010। कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2010 का इन द केस ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वहां पे एक्सप्रेसली ये बोला गया था कि अक्यूज का आप कंसेंट के बिना कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते हो जो कि क्या होगा, जैसे नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया, जिसमें आप उसी के अगेंस्ट में एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप कंपल नहीं कर सकते हो विदाउट हिज कंसेंट। तो यही कोर्ट ने, यही जो पार्टी है उसने ये कंटेस्ट किया कि दिस एक्सेप्टेंस ऑफ द सबमिशन बाय द पुलिस ऑफिसर, जहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमको इनका नार्को एनालिसिस टेस्ट करना है विदाउट द कंसेंट, कि यहाँ पे कंसेंट की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये किसके कॉन्ट्रावेंशन में है, सेल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट केस। क्या इश्यूज थे कि अगर हम देखें व्हाट वर द इश्यूज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो यहाँ पे द इश्यूज which arise for consideration of the Supreme Court are, firstly, whether in the attending facts and circumstances the High Court could have accepted such a submission, कि जो submission पुलिस ऑफिसर ने किया है कि ये बेल एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर दो because we have to take narco analysis test of the accused persons, तो इसीलिए क्या ये सही है, whether wherein the sub divisional police officer Mumwa said that she will conduct a narco analysis test of all the accused person, कि उन्होंने क्या बोला हमको ये कंडक्ट करना है, she will conduct, तो यहाँ पे कंसेंट की कुछ बात नहीं हुई है। तो उस केस में the first issue was this। next, secondly, whether report of voluntary narco analysis test can form the sole basis of conviction in the absence of other evidence, कि ठीक है कि अगर हम माने कि ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसको आप क्या उसके बेसिस के ऊपर, सोल उसके बेसिस के ऊपर क्या आप कन्विक्शन कर सकते हो, कि अगर सपोज ए अक्यूज है उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट हमने कराया एंड इन दैट ही सेज दैट ही हैज कंडक्टेड ही हैज डन सर्टेन एक्ट, जिसके बेसिस के ऊपर कुछ भी आपने फैक्ट्स डिस्कवर भी कर लिए हैं, तो ये जो रिपोर्ट है नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट है, क्या इसको सोल बेसिस आप कन्विक्शन का मान सकते हो क्या। सो दिस वाज द इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट लास्ट इशू था वेयर वेदर एन अक्यूज कैन वॉलेंटरी सीक अ नार्को एनालिसिस टेस्ट, कि अगर सपोज मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं है तो क्या मैं कोर्ट में एज एन अक्यूज ये बोल सकता हूँ क्या आप मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट करा लो, आपको पता चल जाएगा सच क्या है। तो क्या यहाँ पे अक्यूज खुद कैन वॉलेंटरी सीक अ नार्को एनालिसिस टेस्ट एज अ मैटर ऑफ इनडिफिजिबल राइट, कि क्या ये मेरा राइट हो सकता है क्या, इनडिफिजिबल, कि इसमें कोई रिजेक्शन नहीं हो सकता, कि अगर अक्यूज ने बोला है कि मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट आप करवाओ, तो इज इट कंपल्सरी और मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर फॉर द कोर्ट टू अलाउ दिस नार्को एनालिसिस टेस्ट और नॉट। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि वेदर इज इट अ इनडिफिजिबल राइट ऑफ द अक्यूज टू आस्क फॉर और सीक नार्को एनालिसिस और नॉट, ठीक है। सो इन दिस केस दिस 3 इश्यूज हैज टू बी डिस्कस। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, कि अगर हम बोले आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड
टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि कोई भी पर्सन जो कि अक्यूज है, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये जो कंपल्शन है, क्या ये फिजिकली होना चाहिए? कि यहाँ पे कंपल्शन क्या सिर्फ फिजिकल हो सकता है? कि अगर सपोज मैं किसी भी पर्सन के ऊपर ऐसी ड्रग का यूज करके उससे सच बुलवा रहा हूँ, तो इज इट नॉट अ कंपल्शन? तो ये भी कंपल्शन हो सकता है। मैंने उसको मारा तो नहीं है, मैंने उसको धमकाया तो नहीं है, बट हियर ऑल्सो by conducting such experiments or such tests without his consent can be considered compulsion as per this article। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो अक्यूज है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो अपने अगेंस्ट ही विटनेस बने। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 of the constitution, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर established by law, कि मतलब एक कोई लॉ होना चाहिए, वो लॉ भी कैसा होना चाहिए? ड्यू लॉ होना चाहिए, ड्यू कोर्स, ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? इट इज in procedure established by law। Next, सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि अगर सपोज कोई सेक्शन है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि जो 25 हुआ था, 26 हुआ था, जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी अगर आपने कन्फेशन दिया है पुलिस ऑफिसर को या फिर इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वो क्या बोलते हैं हम, वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है, वो रेलेवेंट नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं है। तो उस केस में ये जनरल लॉ था, बट उसके रिस्पेक्ट में हम एक प्रोवाइजो देते हैं। दिस सेक्शन 27 एक्टेड एज अ प्रोवाइजो विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस, जहां पे हम बोल रहे थे कि अगर कोई भी कन्फेशन आपने पुलिस ऑफिसर को दिया है, कोई भी कन्फेशन आपने इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर दिया है, जो कि किसी को भी हो सकता है, उसको हम क्या बोल रहे थे? वो सही नहीं होगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस अ प्रोवाइजो वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ दिस सेक्शन, कि ये सेक्शन ही अपने आप में कैसे चालू हो रहा है? प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइडेड किसके? तो यहाँ पे हम बोलते हैं 25 और 26 के प्रोवाइजो में है ये, कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज टू disposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the facts thereby discovered, may be proved। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि even if the person is giving a confession in the police custody, उसका जो part of the confession है, पार्ट ऑफ द कन्फेशन से कोई आप फैक्ट डिस्कवर कर लेते हो, कि अगर जो कन्फेशन में मैंने बोला कि मैंने गन से किसी पर्सन की डेथ कॉज की है, एंड दिस गन हैज बीन has been kept at a certain place or hidden at certain place, तो उस केस में दिस फैक्ट इफ डिस्कवर्ड, कि अगर सपोज जो भी हिडन प्लेस थी वहां जाके पुलिस ऑफिसर उस गन को कन्फिस्केट कर लेते हैं या डिस्कवर कर लेते हैं, तो दिस फैक्ट of saying that the gun is hidden at a particular place in my house on the first floor in this drawer, तो ये क्या हो सकता है? if discovered from that same place can be used in the evidence against me। तो यहाँ पे this 27 section 27 of Indian Evidence Act is providing a proviso for the cases in which we are saying the confession given in the custody of the police officer or given to the police officer is not right। ठीक है। नाउ अगर हम देखें, क्योंकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट है और आपको क्या पूछा जा सकता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इन द भारतीय बीएसए भी पूछा जा सकता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी पूछा जा सकता है कि ये जो 27 था वो अब बीएसए में कौन सा प्रोविजन है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, जो सेक्शन 23 है उसी में आपको एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया है। यहाँ पे 23 अगर देखो आप ऑफ बीएसए, कि नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये जो 25 और 26 था उसको क्लब कर दिया, और जो 27 था उसको भी क्लब कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहाँ पे आप कोई भी कन्फेशन जो आपने पुलिस ऑफिसर को दिया है वो आपके अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्लॉज बोल रहा है डायरेक्टली कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दिया है तो वो गलत है। नेक्स्ट, अगर आपने कन्फेशन किसी को भी दिया है, कि अगर सपोज जब मैं पुलिस कस्टडी में था, कि अगर उस दौरान मैंने कोई डॉक्टर को कन्फेशन दिया है तो वो भी कवर हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज आई एम इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कि जो पुलिस लॉकअप में है, पुलिस वैन में है, तो जब भी अगर मैंने पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन दिया है किसी भी पर्सन को, अनलेस इट इज मेड इन
in the immediate presence of magistrate shall be proved against him, तो ये उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट, तो हम बोल सकते हैं ये जितने भी कन्फेशन आप पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो या फिर इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर दे रहे हो, वो कैसे होंगे, वो इररिलेवेंट होंगे, दैट कैन नॉट बी यूज एज अ एविडेंस अगेंस्ट दैट पर्सन जो कि अक्यूज है, प्रोवाइडेड दैट, कि अब जो अभी हमने 27 में देखा था, सेम प्रोवाइजो हैज बीन प्रोवाइडेड हियर ओनली, कि हम यही बोल रहे थे कि जो 27 में ये एक प्रोवाइजो जैसा एक्ट कर रहा है, तो प्रोवाइजो जैसा एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको किस में ऐड कर दिया है, 23 में ही ऐड कर दिया है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज टू as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the facts discovered may be proved. The same provision of section 27 has been added as a proviso to section 23. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो बात हो रही थी अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जो केस था वो किसके रिस्पेक्ट में था, कि जो पुलिस ऑफिसर ने जो सबमिशन किया था दैट दे वुड बी टेकिंग नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑफ ऑल द अक्यूज, तो ये नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या है, कि जनरली आपको पता होगा कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रूथ टेस्ट होता है कि जहां पे उसको अनकॉन्शियस करके उससे कुछ ऑन द इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन ड्रग्स द पर्सन इज आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चन जिसका वो हमेशा ट्रू में आंसर देता है. A narcoanalysis test is an interrogation method whereby a suspect of crime is injected with psychoactive drugs under controlled condition to suppress their reasoning power, कि यहाँ पे वो झूठ ना बोल पाए, उसकी रीजनिंग खत्म कर देते हैं by using certain drugs और द एबिलिटी टू डिटरमाइन व्हाट इज गुड बैड फॉर देमसेल्फ, तो यहाँ पे उस केस में वो झूठ नहीं बोल पाएगा और वो क्या बोलेगा, हमेशा ट्रू फैक्ट्स को बताएगा. द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस टेस्ट, ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है, इसके साथ में जो ब्रेन मैपिंग और जितने भी ऐसे टेस्ट है अलॉन्ग विद सिमिलर टेस्ट लाइक पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, केम टू बी चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कहाँ का है, जो कब का है, 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें हमने यहाँ पे ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है, जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, इनके बारे में डिस्कशन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इफ द पर्सन कंसेंट्स, द अक्यूज कंसेंट है, देन ओनली दिस टेस्ट कैन बी कंसिडर्ड. The following principle came to be expounded. Article 20 and 21 of the Constitution are non-derogable and sacrosanct rights to which the judiciary cannot carve out exception. कि यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, सेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देखा और आर्टिकल 21 देखा, जिसमें हमने बोला कि ये जो आर्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, इनके बेसिस पे ही जो ये आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रावेंशन में है अगर, तो यहाँ पे प्रिवेल क्या करेगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रिवेल करेंगे, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, क्योंकि वो कैसे नॉन डेरोगेबल है एंड सेक्रोसेंट है, मतलब आप उनको वॉयलेट नहीं कर सकते हो, जुडिशरी उनके लिए कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं कर सकती है. तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वो नार्को टेस्ट को, नार्को एनालिसिस टेस्ट को अलाउड नहीं कर सकती है अगर वो आर्टिकल 20 और 21 के कॉन्ट्रावेंशन में है तो. नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री एडमिशबल. इनवॉलेंट्री मतलब with the with without the consent of the accused person. So involuntary administration of narco analysis and similar tests is in contravention of the protection given under Article 20 Clause 3 of the Constitution, that is the right against self incrimination. कि हमने ये बोला था कि compulsion, no person can be compelled to be a witness against himself. तो यहाँ पे जो compulsion है, it is not necessary this compulsion has to be physical compulsion, कि अगर आप involuntary किसी person को कोई ऐसी drug administer कर रहे हो जिससे उसकी reasoning power कम हो जाएगी, जिससे उसका उसके mind पे control कम हो जाएगा, तो उस केस में भी तो हम बोल सकते हैं this is a compulsion against that person to speak against himself. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, the involuntary administration of narco analysis and similar test is in contravention of the protection given under article 20 clause 3 and article 21. The result of such involuntary test cannot be considered as material evidence in the eyes of law. तो यहाँ पे जो involuntary test से जो भी person बोलेगा उसको आप consider नहीं कर सकते हो in the trial of that person. Conducting such tests in the absence of consent violates substantive due process. यही बोल रहे थे हम, कि हमने बोला आर्टिकल 21 में बोल रहे हैं कि no person shall be deprived of his
his life or personal liberty except according to the procedure established by law. तो यहाँ पे procedure established by law क्या होना चाहिए? Substantive due process को भी follow करना चाहिए. So अगर आप involuntary administer कर रहे हो किसी को भी narco analysis test, उस condition में आप जो due process है, reasonableness है, आप उसको just nature है वो follow नहीं कर रहे हो, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? Here there is no followance of due process of law and it violates substantive due process, which is essential element required for restraining one's personal liberty. Permitting such tests may lead to disproportionate exercise of police power. ठीक है. नेक्स्ट, द बाउंड्रीज ऑफ प्राइवेसी ऑफ पर्सन आर ऑल्सो ब्रीच व्हेन दिस टेस्ट आर कंडक्टेड. कि हमने बोला जो के पुट्टास्वामी केस था उसमें हमने राइट टू प्राइवेसी को भी तो 21 में इंक्लूड किया है. तो अगर हम किसी भी पर्सन की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं बाय इनवॉलेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच टेस्ट, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 21 को भी ब्रीच कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं. फॉर वॉलेंट्री टेस्ट, कि ये तो हमने क्या बोला कि इनवॉलेंट्री केसेस में, कि इफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच टेस्ट इज इनवॉलेंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज, उस केस में आप उसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो. बट व्हाट अबाउट द वॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, कि अगर सपोज पुलिस ने अक्यूज से पूछा क्या आप नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहते हो, एंड द अक्यूज सेज यस आई एम कंसेंटिंग फॉर द कंडक्शन ऑफ सच टेस्ट, उस केस में for voluntary test it must be ensured that appropriate safeguard are in place. कि अगर ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि if the accused is consenting for the administration of this test, उसमें भी certain safeguards होने चाहिए. उसमें भी क्या होने चाहिए कि क्या जो result आएगा उसको आप directly sole purpose ले सकते हो, तो ये भी देखते हैं. Moreover, the result of the same cannot be admitted directly as evidence. Patently any fact or information that is discovered subsequently thereto with the help of information supplied in the result can be admitted into evidence with the aid of section 27. कि हम क्या बोल रहे हैं कि if the person voluntarily takes narco analysis है, कि पुलिस want to conduct and the police takes the consent of the accused person, कि यहाँ पे जो accused accepts to undergo नार्को एनालिसिस टेस्ट, तो उस केस में जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी वो स्टेटमेंट देगा, उसके बेसिस के ऊपर जो भी डिस्कवरीज होती है, कि अगर सपोज मैं नार्को एनालिसिस टेस्ट में कंसेंट करता हूँ, उस बेसिस में मैं ये बोलता हूँ कि मुझसे पुलिस पूछते हैं कि क्या आपने कोई वेपन यूज किया था, तो मैं बोलता हूँ यस. तो ये आपने वेपन कहाँ छुपाया था, तो मैं बोलता हूँ इफ द पुलिस आस्क की वेदर यू हैव हिडन दिस वेपन इन योर हाउस, तो मैं बोलता हूँ यस. तो ये जो कंसेंट, ये जो स्टेटमेंट है, रिजल्ट ऑफ द नार्को एनालिसिस टेस्ट है, उसके बेसिस पे जो भी डिस्कवरीज हो रही है उसको यूज किया जा सकता है एज पर सेक्शन 27. और अब क्या हो गया, प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 23 ऑफ बीएसए. तो उस स्टेटमेंट्स को जिससे डिस्कवरी हुई है, जो ये रिजल्ट्स में दिए गए थे स्टेटमेंट्स है, उस बेसिस पे जो डिस्कवरी हुई है उसको आप यूज कर सकते हो अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. ये समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट, तो यहाँ पे इश्यूज क्या क्या हैं, तो हम बोल रहे हैं इश्यूज बिफोर द कोर्ट, कि हमने तीन इश्यूज देखे. कि सबसे पहले हमने देख रहे हैं वेदर द अटेंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, की जो सुप्रीम कोर्ट के पास में इशू था, कि जो हाई कोर्ट ने जो सबमिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर था जिसको एक्सेप्ट कर लिया इन द बेल एप्लीकेशन, जिसमें जब हाई कोर्ट के पास बेल एप्लीकेशन आई थी और जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उन्होंने बोला कि वी वांट टू कंडक्ट और वी आर गोइंग टू कंडक्ट और वी विल बी कंडक्टिंग नार्को एनालिसिस टेस्ट, इसलिए आप बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो. तो क्या ये सबमिशन मेड बाय द पुलिस ऑफिसर वाज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट की तो बात ही नहीं हुई थी. द कोर्ट कैन नॉट फाइंड अ रीजन इन द हाई कोर्ट एक्सेप्टिंग अ सबमिशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्टेटिंग दैट दे विल कंडक्ट अ नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑफ ऑल, की जो सबमिशन था, कि इसलिए हमने बोला है कि पुलिस ऑफिसर ने क्या सबमिशन दिया कि हमको नार्को एनालिसिस टेस्ट करना है, इसलिए आप बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो. सो दिस सबमिशन, दे विल कंडक्ट नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑफ all the accused person. Such submission and its acceptance is in direct contravention because there was no aspect of consent of the accused. तो ये आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो, आप डायरेक्टली अलाउ नहीं कर सकते हो नार्को एनालिसिस टेस्ट अनलेस एंड अनटिल देयर इज कंसेंट ऑफ द अक्यूज पर्सन. तो ये किसके कॉन्ट्रावेंशन में है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में. बीइंग हिड बाय द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 clause 3 and article 21 of the constitution. Next, it is settled law that while entertaining any application for the grant of bail, the court has to take into consideration. So यहाँ पे हमारा एक और important issue ये है कि अगर suppose
क्या बेल एप्लीकेशन में आप ये सारे क्वेश्चंस को भी इंटरटेन कर सकते हो क्या? तो हियर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द while entertaining a bail application the court is bound to consider, the court has to take into consider the allegations against the accused, कि हम जब बेल की एप्लीकेशन डिसाइड कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको क्या कंसीडर करना चाहिए? तो ठीक है, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि क्या अक्यूज ने क्या ऑफेंस किया है। क्या यहाँ पे इफ द पर्सन इज रिलीज ऑन द बेल, कैन ही डिस्टॉर्ट द एविडेंसेस, क्या यहाँ पे डिस्टॉर्शन ऑफ एविडेंसेस हो सकता है इफ रिलीज ऑन द बेल? पीरियड ऑफ कस्टडी अंडरगोन, नेचर ऑफ द एविडेंस एंड द क्राइम इन क्वेश्चन, likelihood of influencing witness, कि क्या if the accused is released on bail, क्या वो किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा? तो उस केस पे हम डिसाइड करते हैं बेल एप्लीकेशन को। बट क्या यहाँ पे बेल एप्लीकेशन में जो भी पुलिस ऑफिसर ये सबमिशन कर रहा है कि हमको यहाँ पे नार्को एनालिसिस टेस्ट करना है, तो क्या इसको कंसिडर करते हुए बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट इज डिनाइंग दिस फैक्ट। इट डज नॉट इन्वॉल्व इंटर entering into rowing inquiry or accepting the use of involuntary investigative inquiries techniques। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनवॉलेंट्री टेक्निक्स है, इनवॉलेंट्री इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स है इन द फॉर्म ऑफ नार्को एनालिसिस टेस्ट, जो कि इनवॉलेंट्री हो रहा है, उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। दैट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ योर रिजेक्शन ऑफ बेल एप्लीकेशन। ठीक है, इन संगीता बेन शैलेश भाई दताना वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, the where the high court had ordered lie detector, brain mapping and narco analysis test in bail application proceeding। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही जब ये डिसीजन दिया तो एक और केस साइट किया, जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूरिंग द बेल एप्लीकेशन क्या किया था, अलाउ किया था सर्टेन टेस्ट। Where the Supreme Court had ordered certain tests, the High Court has ordered certain tests. The Supreme Court observed that the High Court ordering the above mentioned test is not only in contravention of the first principle of the above mentioned test, uh, criminal law jurisprudence, but also violates statutory requirements. The court must not undertake meticulous examination of the evidence collected by the police, rather order specific tests as done in the present case। तो यहाँ पे ये सब चीजें उनको अलाउड नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए थे एट द स्टेज ऑफ बेल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि बेल एप्लीकेशन में आपको क्या कंसिडर करना चाहिए, और क्या आप नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या लाई डिटेक्टर टेस्ट को अलाउ कर सकते हो, या फिर उनकी परमिशन दे सकते हो ड्यूरिंग दिस दिस बेल एप्लीकेशन प्रोसीडिंग? तो बोल रहे हैं नहीं। नेक्स्ट इशू था whether a report of voluntary narco analysis test can form the sole basis of conviction, कि अगर suppose even if we are saying that the narco analysis test can be conducted with the consent of the accused, ठीक है, ये मान लिया कि आप उनकी consent लेके narco analysis test कर सकते हो, तो ये जो report आएगी narco analysis test को, क्या उस basis पे on the sole basis of this report क्या आप conviction कर सकते हो क्या? So here the Supreme Court, citing the Selvi case, said court in Selvi case has considered voluntary narco analysis test and opined that the report thereof cannot be admitted directly into evidence. Information that is discovered as a consequence thereof can be admitted with the aid of section 25। तो हम बोल रहे हैं जो भी रिपोर्ट आई है आफ्टर द नार्को एनालिसिस टेस्ट itself is not an evidence, कि ये आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जो डिस्कवरीज होगी ऑन द बेसिस ऑफ सच रिपोर्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज पर सेक्शन 27। तो इसकी अपने आप में कोई रेलिवेंसी नहीं है, ये आप डायरेक्टली एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते हो। The evidence value of information received through the aid of section 27 is no longer res integra, कि ये कोई नई बात नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट मिल रही है, कि अगर सपोज मैंने बोला था अपने नार्को एनालिसिस टेस्ट में व्हेन आस्क्ड कि क्या आपने वेपन को अपने घर में छुपाया, तो इफ आई एम सेइंग यस, तो उस बेसिस पे जो डिस्कवरी होगी वेपन की फ्रॉम माय हाउस, उस जो स्टेटमेंट मैंने बोला जिसके बेसिस पे डिस्कवरी हुई है, आप उसको एज पर 27 यूज कर सकते हो। द कोर्ट इन Vinobhai versus State of Kerala in 2025, while placing reliance on Manoj Kumar Soni versus State of MP of 2023, held that in the absence of supporting evidence, a conviction cannot be based solely on such information। कि जो मैंने information दी थी कि when
when the police officer asked or the medical officer asked whether you have hidden the weapon in your house, तो if I have said yes, उस बेसिस पे अगर सपोज वेपन भी मिल गया तो क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट थी जहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दिया यस का और उसके बेसिस पे जो डिस्कवरी हुई है, क्या इस बेसिस पे ऊपर आप सोल बेसिस के ऊपर मुझे मर्डर के लिए क्या कन्विक्ट कर सकते हो? तो हम बोल रहे हैं नहीं, ये सिर्फ 27 में रेलेवेंट हो सकती है और उसी बेसिस पे आप सोलली कन्विक्शन नहीं कर सकते हो unless and until it is supported by other evidences. Supporting evidences होने चाहिए. It is one of the links जो कि आपका chain of evidence में होनी चाहिए. तो यहाँ पे it is a link which can be used but it cannot be the sole evidence on the basis of which conviction can be done. Hence a report of voluntary narco analysis test with adequate safeguards as well in place or information found as a result thereof cannot form the sole basis of conviction of the accused person. तो even if it is voluntary narco analysis test, उसकी relevancy क्या है? सेक्शन 27 में है of the Indian Evidence Act और the proviso of 23 of BSA. उसके बाद में उसकी basis पे हम sole conviction नहीं कर सकते हैं unless and until it is supported by other evidences. तो corroboration of the evidence होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड इशू था कि क्या जो अक्यूज पर्सन है क्या वो क्लेम कर सकता है, सीख कर सकता है कि दिस इज माय राइट, इनडिफिजिबल राइट है कि मुझे आप नार्को एनालिसिस टेस्ट का ये करवाओ, कि क्या अक्यूज खुद बोल सकता है कि ये मेरा राइट है और अगर मैंने ये राइट सीख किया है तो यू हैव टू अलाउ नार्को एनालिसिस टेस्ट, की कोर्ट को या फिर पुलिस ऑफिसर को अलाउ करना ही पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? इट कैन नॉट बी सेड दैट अंडरगोइंग अ नार्को एनालिसिस टेस्ट इज पार्ट ऑफ इनडिफिजिबल राइट टू लीड एविडेंस, कि हमने ये तो बोला कि अक्यूज अपने एविडेंसेस दे सकता है, कि हम बोलते हैं कि अगर सपोज केस हुआ है तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस देगा, उसके बाद में जो डिफेंस है, अक्यूज्ड है, वो अपने एविडेंसेस देगा। तो यहाँ पे अपने एविडेंसेस में कोई भी विटनेस को बुला सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को पेश कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई विटनेस हो सकता है, बट डज इट मीन कि जब ये एविडेंस देने का उसका राइट है तो यहाँ पे वो क्या नार्को एनालिसिस टेस्ट भी मांग सकता है? सो कैन ही क्लेम नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑफ हिमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग एविडेंसेस? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं there is no indefensible right to lead evidence given its suspect nature, and moreover we find the same to be in teeth of the judgment of this court in Selvi case. Basing its view on the Selvi case, the court held that accused has a right to voluntarily undergo a narco analysis test at an appropriate stage. कि हमने ये सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में ये तो रिकॉग्नाइज किया कि जो अक्यूज है उसके पास ये राइट हो सकता है कि वो क्या कर सकता है, दैट ही कैन अंडरगो नार्को एनालिसिस टेस्ट एट प्रॉपर स्टेज. द कोर्ट डीम इट एप्रोप्रिएट टू ऐड दैट द एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर सच टेस्ट to be conducted is when the accused is exercising his right to lead evidences. ठीक है, कि हमने बोला कि यहाँ पे कि जब उसके उसका राइट होगा टू लीड एविडेंसेस, जब द अक्यूज वुड बी अलाउड टू गिव एविडेंसेस ऑन हिज इन हिज फेवर, तब वो क्या बोल सकता है कि वो नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए सीख कर सकता है, वो आस्क कर सकता है। बट क्या वो इनडिफेंसिबल राइट है कि इफ द अक्यूज हैज आस्क्ड द कोर्ट हैज टू अलाउ इट? नहीं। नेक्स्ट, however, there is no indispensable right with the accused to undergo a narco-analysis test, for upon receipt of such application, the concerned court must consider the totality of the circumstances. तो यहाँ पे he can apply for the narco-analysis test, but it is not indefensible right. If he has asked, the court will decide on the basis of the circumstances of the case or after considering totality of the case surrounding the matter such as free consent, कि क्या free consent है कि नहीं है. So if the accused is asking for narco analysis test, क्या यहाँ पे कोई compulsion तो नहीं था पुलिस ऑफिसर की साइड से कि वो उसको compel करके बोल रहे हैं you itself ask for the narco analysis test. So the court will decide whether there is a free consent or not, appropriate safeguards etc., authorizing a person to undergo a voluntary narco analysis test. So the court would be the deciding authority if an application for narco analysis test has been made by the accused also. So here we cannot say that it is the indefensible right of the accused. If accused has sought this narco analysis test, he would be granted. हो सकता है court reject कर दे on the ground saying that there was no free consent involved in this application for undergoing narco analysis test. ठीक है,
So the decision of the Supreme Court in this case क्या था? The Supreme Court set aside the Patna High Court order allowing narco analysis test जो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने सबमिशन किया था बिफोर द हाई कोर्ट कि यहाँ पे बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देनी चाहिए क्योंकि हमको नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना है। तो ये जो ऑर्डर था पटना हाई कोर्ट का, उसको किसने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया। इट रीअफर्म द बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेट बाय सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका which held that involuntary narcoanalysis test violates the right against self-incrimination and the right to personal liberty. The court emphasized that the nature of bail hearing is limited. Bail hearing is limited to assessing allegations, detention, duration, possibility of tampering with evidence, but does not extend to permitting intrusive investigative techniques. तो आप बेल प्रोसीडिंग्स में ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है ये सब के लिए ऑर्डर्स नहीं अलाउ कर सकते हो। इट हेल्ड दैट नार्को एनालिसिस टेस्ट कैन ओनली बी कंडक्टेड वॉलंटरीली एंड इवन देन इट्स यूज एज एविडेंस इज लिमिटेड and requires judicial discretion. The court underscored that the modern investigative techniques cannot override constitutional guarantees of the personal liberty and dignity. Next, the judgment reinforced the principle of constitutional right cannot be compromised for investigative expediencies. यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 321 को आपको क्या देनी पड़ेगी, प्रेसिडेंस देना पड़ेगा ओवर अदर इन्वेस्टिगेटिव expediencies. The Supreme Court held that the compulsory narco-analysis tests violate Article 20, Clause 3 and 21 of the Constitution. The court ruled that such tests, if voluntary undertaken, require judicial authorization. तो यहाँ पे even if there is voluntary application by the accused, यहाँ पे permission by the court has to be there for allowances of such tests, and their evidentiary value is strictly limited. The case protects accused person against coercive scientific testing and emphasizes the primacy of constitutional rights over the investigative methods. तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा ग्रैंड नॉर्म है, all the acts, all the procedures has to be in compliance with the constitution. तो यहाँ पे जो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के फर्दरेंस में होना चाहिए, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को अडियर करना पड़ेगा, ठीक है। So by this the Amlesh Kumar versus State of Bihar has been summed up. So ये था आज का जजमेंट. I hope it was helpful for you. Download the PPT for the same. और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज. बेस्ट ऑफ लक.